स्वतंत्र पाई पर सोच नहीं बदली, भारत की अपूर्ण आज़ादी की कहानी। यह लेख अदिति जोशी के द्वारा लिखा गया है। भारत दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, लेकिन आज भी वह शिक्षा, शासन और सांस्कृतिक ढांचे में उसी औपनिवेशिक सोच के अधीन काम कर रहा है जिसे ब्रिटिश राज छोड़ गया था। यह लेख इस बात की पड़ताल करता है कि भारत में उपनिवेश मुक्ति, डिकोलोनाइजेशन की प्रक्रिया क्यों अधूरी रह गई और आज के दौर में अपनी सभ्यतागत पहचान को पुनः अपनाना क्यों आवश्यक हो गया है। औपचारिक रूप से भारत एक आज़ाद और सफल लोकतंत्र दिखता है। हमारे पास अपना संविधान है, चुनी हुई सरकारें हैं, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और दुनिया में भारत की भूमिका भी लगातार मजबूत हो रही है। लेकिन इस चमकती तस्वीर के पीछे एक कड़वी सच्चाई छुपी है। आज़ादी के बाद भी भारत ने असली अर्थों में उपनिवेश से मुक्ति को कभी गंभीरता से नहीं लिया। 1947 में भले ही अंग्रेज भारत से चले गए, लेकिन वे जो संस्थान, शासन प्रणाली और सोच छोड़ गए, वे आज भी भारत की मानसिकता, नीतियों और नजरिए को प्रभावित कर रहे हैं। भारत को राजनीतिक आज़ादी तो मिल गई, लेकिन बौद्धिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत स्वतंत्रता की दिशा में कभी ठोस प्रयास नहीं हुए। आज़ादी के करीब 8 दशक बाद भी भारत मानसिक रूप से अब भी एक उपनिवेशित देश जैसा व्यवहार करता है। पहले इस्लामी और फिर ब्रिटिश शासन ने भारतीयों के भीतर गहरी हीन भावना भर दी, जो आज भी मौजूद है। आम भारतीय आज भी अपनी परंपराओं को बाहरी शासकों की नज़र से देखता है, अपने ही सांस्कृतिक मूल्यों को कमतर समझता है और पश्चिमी सोच और जीवन शैली को बेहतर मानता है। मानसिक गुलामी के लक्षण। आज भारत में अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व मानसिक गुलामी का सबसे साफ उदाहरण है। अब अंग्रेजी बोलना सिर्फ एक भाषा जानने की बात नहीं, बल्कि यह समाज में ऊंचे दर्जे, आधुनिकता और अच्छे होने का प्रतीक बन चुका है। भारतीय भाषाओं को पिछड़ा और प्रगति में बाधा मान लिया गया है। उन्हें केवल साहित्य, कविता या भाषणों तक सीमित कर दिया गया है। कई माता-पिता बच्चों को घर में मातृभाषा बोलने से रोकते हैं। स्कूलों में स्थानीय भाषाओं को एक बोझ की तरह देखा जाता है। जो भाषाई हीनता कभी अंग्रेज लाए थे, वह सोच आज भी समाज में गहराई तक बैठी है। भारत की शिक्षा प्रणाली भी इस मानसिक उपनिवेश की पूरी भागीदार है। यह अब भी उसी सोच से चलती है जो मैकाले ने 1835 में थोप दी थी और जिसका उद्देश्य भारत में ऐसे लोगों को तैयार करना था जो ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार हों। आज भी किताबों में ब्रिटिश सुधारों की तारीफ होती है, जबकि भारत की प्राचीन उपलब्धियों को या तो अनदेखा कर दिया जाता है या उन्हें गलत तरीके से दिखाया जाता है। पुराने विज्ञान, दर्शन और वैकल्पिक ज्ञान परंपराओं का मजाक बनाया जाता है। वैदिक गणित को मिथक कहा जाता है, जबकि पश्चिमी विचारों को अंतिम सत्य की तरह पढ़ाया जाता है। जो स्वतंत्रता सेनानी वामपंथी विचारधारा में नहीं आते, उन्हें इतिहास से बाहर कर दिया गया है। संस्कृत जैसी भाषा, जो हमारी परंपरा की जड़ है, उसे भी बेमानी बना दिया गया है। हमारी अदालतें और शासन व्यवस्था भी आज तक अंग्रेजों के बनाए तरीकों से चलती हैं। भारत का कानून अब भी ब्रिटिश कॉमन लॉ पर आधारित है। कई पुराने औपनिवेशिक कानून आज भी लागू हैं, जैसे राजद्रोह का कानून, जो अंग्रेजों ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को दबाने के लिए बनाया था। यहाँ तक कि आज भी हमारी डिग्रियों पर लैटिन में उपाधियां लिखी जाती हैं। यह मानसिक गुलामी हमारे सौंदर्यबोध, सफलता की परिभाषा और सभ्यता की समझ में भी दिखाई देती है। पश्चिमी सौंदर्य के मापदंड अब हमारे पहनावे, खानपान, फिल्मों और शादी ब्याह तक में हावी हो चुके हैं। बॉलीवुड भारत की अपनी पौराणिक और साहित्यिक परंपराओं की जगह हॉलीवुड की नकल करता है। महानगरों का संभ्रांत वर्ग पारंपरिक पहनावे, जीवन शैली और ज्ञान परंपरा को पिछड़ा और हास्यास्पद समझता है।
इस सोच कर चलते एक पूरी पीढ़ी पाश्चात्य जीवन शैली को अपनाने में गर्व महसूस करती है और अपनी जड़ों से लगातार कटती जा रही है। भारत की मानसिक गुलामी सिर्फ अंग्रेजों की वजह से नहीं है। इस्लामी आक्रमणों और शासनों ने भी भारत की संस्कृति को गहरी चोट पहुंचाई है, जिसे आज तक पूरी ईमानदारी से स्वीकार नहीं किया गया। आज भी कई शहरों के नाम विदेशी आक्रांताओं के नाम पर हैं, जैसे प्रयागराज को इलाहाबाद और संभाजीनगर को औरंगाबाद कहा गया। ऐसे नाम पुराने विजेताओं की याद तो बनाए रखते हैं, लेकिन भारत की असली पहचान को मिटा देते हैं। मुगल वास्तुकला को राष्ट्रीय धरोहर बताया जाता है, जबकि प्राचीन मंदिर उपेक्षित पड़े रहते हैं। मुगल दरबार की संस्कृति, फारसी मिश्रित भाषा, उर्दू शायरी और तथाकथित नज़ाकत को भारत की ऊंची संस्कृति मान लिया गया, जबकि देसी परंपराओं को पिछड़ा या असभ्य कहकर नकार दिया गया। अकबर और औरंगजेब जैसे शासकों को आज भी महिमा मंडित किया जाता है, जबकि उनके शासन में मंदिर तोड़े गए, परंपराएं कुचली गईं और धार्मिक अत्याचार हुए, जिसके दर्जनों प्रमाण मौजूद हैं। भारत पर यह दोहरी गुलामी पहले तलवार से और फिर कलम से लंबे समय तक हावी रही। आज़ादी के बाद जो इतिहास और राष्ट्र की कहानी लिखी गई, उसमें सेक्युलरिज्म के नाम पर सच्चाई को छिपा दिया गया। एकता के नाम पर इतिहास से तथ्य हटा दिए गए और सद्भावना के नाम पर झूठ और विकृतियां बैठा दी गईं। इसका नतीजा यह है कि आज का भारत न केवल अपनी असली पहचान से दूर हो चुका है, बल्कि वह अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी यह नहीं सिखा पा रहा कि उनकी जड़ें क्या हैं और उनका मूल्य क्या है। भारत की सभ्यतागत पहचान को पुनः अपनाना किसी धर्म या जाति के विरुद्ध नहीं है। यह केवल सत्य को स्वीकार करने का साहस है। इसका अर्थ है कि जो विकृत सोच भारत पर थोपी गई थी, उसे छोड़ा जाए और अपनी परंपराओं, ज्ञान और जीवन दृष्टि को फिर से अपनाया जाए। इसका मतलब यह भी है कि भारत को अब उन संस्कृतियों से मान्यता मांगना बंद कर देना चाहिए, जिन्होंने कभी उसे मिटाने की कोशिश की थी। भारत को न तो पश्चिम की नकल करनी है, न ही अपने आक्रांताओं की छाया बननी है। भारत को वही बनना है जो वह असल में है, एक जागरूक और प्राचीन सभ्यता जो स्वयं प्रकाश है और दूसरों को भी रास्ता दिखा सकती है। जब तक भारत इन मानसिक बेड़ियों को नहीं तोड़ेगा, तब तक 1947 में मिली राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी ही मानी जाएगी। असली आज़ादी तब आएगी जब भारत मानसिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक रूप से भी उपनिवेश मुक्त होगा, बिना डर, बिना माफी और पूरी स्पष्टता के साथ। टॉप ऑफ फॉर्म। वैश्विक डिकोलोनाइजेशन और भारतीय विरोधाभास। दुनिया के कई देशों ने, जो कभी उपनिवेश रह चुके थे, खासकर लैटिन अमेरिका और अफ्रीका, राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद सांस्कृतिक गुलामी से निकलने के लिए साहसिक कदम उठाए। भले ही पुराने औपनिवेशिक वर्गों ने इन कोशिशों का विरोध किया, फिर भी इन देशों ने साम्राज्यवादी सोच और पुराने संस्थानों को तोड़ने की दिशा में ठोस प्रयास किए। लैटिन अमेरिका में सांस्कृतिक डिकोलोनाइजेशन वहां की सक्रिय आदिवासी और अफ्रीकी मूल की जनजातियों के आंदोलनों से शुरू हुआ। इन आंदोलनों ने स्पेन और पुर्तगाल की छोड़ी हुई यूरो केंद्रित सामाजिक और सांस्कृतिक संरचनाओं को खुलकर चुनौती दी। बोलिविया और इक्वाडोर जैसे देशों ने अपनी आदिवासी सोच को राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा बनाया। खासकर बोलिविया में राष्ट्रपति इवो मोरालेस के शासन में 36 आदिवासी भाषाओं को आधिकारिक मान्यता मिली और सुमक काउसाई, अच्छा जीवन जैसे पारंपरिक इंडियन सिद्धांतों को सरकारी नीतियों में शामिल किया गया। मेक्सिको ने भी अपनी प्राचीन हिस्पैनिक पूर्व सभ्यताओं को शिक्षा, संग्रहालयों और सार्वजनिक चर्चाओं में जगह देना शुरू किया। ब्राजील में योरूबा परंपरा से जुड़े त्योहार फेस्टा दे इमांजा ने सांस्कृतिक विस्मृति के खिलाफ एक सशक्त प्रतिक्रिया दी और स्थानीय पहचान को सम्मान व ऊर्जा प्रदान की।
20वीं सदी के मध्य में अफ्रीकी स्वतंत्रता आंदोलनों में भी सांस्कृतिक पुनर्जागरण एक प्रमुख विषय था। घाना के नेता क्वामे नक्रूमाह ने मानसिक गुलामी से मुक्ति, जिसे उन्होंने मानसिक डिकोलोनाइजेशन कहा, पर जोर दिया। केन्या के लेखक नगुगी वा थियोंगो ने उपनिवेशी भाषाओं को त्याग कर स्थानीय भाषाओं और सांस्कृतिक तरीकों को अपनाने की बात कही। तंजानिया ने स्वाहिली को राष्ट्रभाषा बनाकर स्वतंत्रता के बाद की एकता को मजबूत किया। दक्षिण अफ्रीका में पारंपरिक इंडाबा प्रणाली को पुनर्जीवित कर प्रशासन में स्थानीय तत्वों को फिर से शामिल किया गया। अफ्रीकी संगीत जैसे एफ्रोबीट्स, नॉलीवुड फिल्में और फैशन की वैश्विक सफलता इस आत्मविश्वासी सांस्कृतिक रुख का प्रतीक है, जो मौलिकता और परंपरा से जुड़े रहने पर आधारित है। जब इतने सारे देश सांस्कृतिक जागरण की राह पर आगे बढ़ चुके हैं, तो यह सवाल जरूर उठता है, भारत इस दिशा में इतना पीछे क्यों है? वह भारत, जो दुनिया की सबसे पुरानी, गहराई वाली और आध्यात्मिक सभ्यताओं में से एक है, अब भी खुद को पश्चिमी नजरों से क्यों देखता है? एक ऐसा देश जिसकी आत्मा धर्म, विविधता और आध्यात्मिक खोज में रचीपसी है, वह अपनी शिक्षा प्रणाली, संस्थागत ढांचे और बौद्धिक विमर्श को आज भी पश्चिमी मॉडल के अनुसार क्यों चला रहा है? क्यों भारत की अपनी सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत को पुराना, अवैज्ञानिक या अंधविश्वासी कहकर खारिज किया जाता है? यह सभ्यतागत भूल कोई संयोग नहीं थी, बल्कि यह एक लंबे समय से चली आ रही योजनाबद्ध प्रक्रिया का परिणाम थी। इसके पीछे गहरे वैचारिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारण हैं, जिनकी विस्तृत पड़ताल आगे के हिस्सों में की जाएगी। बॉटम ऑफ फॉर्म, नेहरूवादी मॉडल बनाम भारतीय आत्मा। हालांकि जवाहरलाल नेहरू भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में थे और आज़ाद भारत की शुरुआती शासन व्यवस्था के निर्माता माने जाते हैं, पर उनकी सोच गहराई से यूरोपीय प्रबोधन युग, फेबियन समाजवाद और ब्रिटिश उदार शिक्षा से प्रभावित थी। उन्होंने हैरो, ईटन और फिर कैम्ब्रिज में पढ़ाई की, जहां उन्होंने आधुनिकता, धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिक प्रगति जैसे विचारों को अपनाया, जो उस समय यूरोप की बौद्धिक धारा का हिस्सा थे। नेहरू की राजनीतिक सोच यूरोपीय राष्ट्र राज्य की धारणा के करीब थी, न कि भारत की पारंपरिक सभ्यतागत दृष्टि के। अपनी पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1946 में भले ही उन्होंने भारत की सांस्कृतिक विरासत की सराहना की है, लेकिन वे उसे एक पश्चिमी, तर्कशील नजरिए से देखते हैं। कई बार वे भारत की आध्यात्मिक परंपराओं को विकास में रुकावट की तरह दिखाते हैं, जबकि वास्तव में यही परंपराएं भारत की सहनशीलता, सामाजिक एकता और पुनरुत्थान की नींव रही हैं। उनका राष्ट्र निर्माण मॉडल बेहद राज्य केंद्रीकृत, धर्मनिरपेक्ष और आधुनिकतावादी था। आज़ादी के बाद भारत ने ब्रिटिश शासनकाल की संस्थाओं, जैसे भारतीय सिविल सेवा, न्याय व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली और संसदीय लोकतंत्र, को बिना किसी गहरे वैचारिक बदलाव के अपनाया। इन ढांचों को भारतीय दृष्टिकोण के अनुरूप ढालने का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया। देशी ज्ञान प्रणालियां, जैसे आयुर्वेद, न्यायशास्त्र और गुरुकुल पद्धति, को वैज्ञानिकता के नाम पर पीछे धकेल दिया गया। भारत में जो मंदिर प्राचीन काल से शिक्षा, समाज और अर्थव्यवस्था के केंद्र रहे थे, उन्हें आज़ादी के बाद हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियमों के तहत राज्य के अधीन कर लिया गया। यह हस्तक्षेप केवल हिंदू संस्थाओं तक सीमित रहा, अन्य धर्मों के संस्थानों को ऐसी निगरानी का सामना नहीं करना पड़ा। मंदिरों को नौकरशाही नजर से संदेहास्पद इकाइयां माना जाने लगा। मौखिक परंपराएं, लोक स्मृतियां और स्थानीय इतिहास, जो कभी सभ्यतागत स्मृति के स्रोत थे, को कथानक या पौराणिक कहकर खारिज कर दिया गया। धर्मपाल और राजीव मल्होत्रा जैसे विद्वानों ने नेहरू की वैचारिक विरासत की तीखी आलोचना की है। धर्मपाल की किताब द ब्यूटीफुल ट्री 1983
में यह दिखाया गया है कि ब्रिटिश शासन से पहले भारत में एक समृद्ध और प्रभावशाली शिक्षा प्रणाली मौजूद थी। उनका कहना था कि स्वतंत्र भारत ने केवल अंग्रेजों के बनाए प्रशासनिक ढांचे को ही नहीं अपनाया, बल्कि उस मानसिकता को भी आत्मसात कर लिया जिसमें पारंपरिक ज्ञान को पिछड़ा और अवैज्ञानिक माना जाता था। राजीव मल्होत्रा ने इस आलोचना को आगे बढ़ाते हुए अपनी किताबों बीइंग डिफरेंट और ब्रेकिंग इंडिया दोनों 2011 में यह कहा कि नेहरू द्वारा पश्चिमी सेक्युलरिज्म को अपनाना भारत को उसकी धार्मिक परंपराओं से तोड़ने जैसा था। उनके अनुसार वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर जरूरत से ज्यादा जोर देने से भारत की आत्मा, जो अध्यात्म और कर्मकांड में निहित है, को हाशिए पर डाल दिया गया। यह तथाकथित धर्मनिरपेक्षता वास्तव में एक यूरोपीय वैचारिक फ्रेम था जिसने शिक्षा, नीति और सार्वजनिक विमर्श में हिंदू दृष्टिकोण को अलग-थलग कर दिया। यह वैचारिक टकराव, जिसमें आधुनिक भारत ने खुद को अपनी ही सभ्यता की जड़ों के विरुद्ध परिभाषित किया, भारत को एक गहरे पहचान संकट की ओर ले गया। आधुनिकता को अध्यात्म से जोड़ने की बजाय नेहरू के मॉडल ने एक ऐसा अभिजात्य वर्ग तैयार किया जो अपनी जड़ों से कटा हुआ था, और एक ऐसा समाज जो अपनी सांस्कृतिक विरासत से धीरे धीरे दूर होता गया। नतीजतन एक ऐसी राज्य व्यवस्था बनी जो भारतीय अध्यात्म को संदेह की नज़र से देखती थी, लेकिन पश्चिमी उदारवाद और मार्क्सवादी भौतिकवाद को ही वैध आधुनिक सोच मानती रही। इंदिरा गांधी और वामपंथ की ओर झुकाव। इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री काल भारत में एक जैसी विचारधारा थोपने की प्रक्रिया को और तेज करने वाला साबित हुआ। 1969 में जब उन्होंने कांग्रेस सिंडिकेट से अलग होकर कांग्रेस आर बनाई, तब उन्होंने पार्टी की दिशा को जनवादी और समाजवादी सोच की ओर मोड़ा, जो स्पष्ट रूप से मार्क्सवादी विचारधारा के करीब थी। उनका मशहूर नारा गरीबी हटाओ केवल चुनावी जुमला नहीं था, बल्कि यह एक रणनीतिक बदलाव था जो वर्ग आधारित राजनीति को मुख्यधारा में ले आया और वामपंथी सोच को राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बना दिया। यह वैचारिक बदलाव 1970 के दशक की शुरुआत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के साथ हुए एक चुपचाप लेकिन असरदार गठबंधन से और स्पष्ट हो गया। इस समझौते के तहत मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़े लोगों को शिक्षा और सूचना एवं प्रसारण जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में नियुक्त किया गया। इससे उन्हें पाठ्यक्रम, मीडिया और सांस्कृतिक नीतियों पर बड़ा प्रभाव मिल गया, और धीरे धीरे भारत की शैक्षणिक और प्रशासनिक संस्थाओं में मार्क्सवादी इतिहास लेखन को संस्थागत रूप से स्थापित कर दिया गया। इरफान हबीब और रोमिला थापर जैसे मार्क्सवादी इतिहासकारों ने इतिहास लेखन में वर्चस्व बना लिया। इन्होंने भारत के अतीत को मुख्यतः आर्थिक ढांचों, वर्ग संघर्ष और राजनीतिक संरक्षण के नजरिए से लिखा, जबकि आध्यात्मिक, सभ्यतागत और धर्म संबंधी पक्षों को या तो नजरअंदाज कर दिया गया या महत्वहीन बना दिया गया। इरफान हबीब की किताब द अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया 1963 इसी प्रवृत्ति का उदाहरण है। इसमें मुगल शासन को केवल आर्थिक और वर्गीय संबंधों की दृष्टि से देखा गया, जबकि धार्मिक या सांस्कृतिक पहलुओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। औरंगजेब जैसे शासकों को धार्मिक रूप से कट्टर नहीं, बल्कि व्यावहारिक प्रशासक के रूप में पेश किया गया, जिससे मंदिर विध्वंस या धार्मिक नीतियों के पीछे के वास्तविक उद्देश्य को छिपा दिया गया। इसी तरह रोमिला थापर की अर्ली इंडिया फ्रॉम द ओरिजिन्स टू एडी 1300-2002 में भी राजनीतिक और भौतिक दृष्टिकोण को प्रमुखता दी गई, जबकि आध्यात्मिक या सांस्कृतिक पहलुओं को गौण बना दिया गया। उन्होंने गुप्त युग को स्वर्ण युग मानने से भी इनकार किया ताकि भारत के इतिहास से सांस्कृतिक गौरव और निरंतरता की भावना को हटाया जा सके। धर्म, परंपरा और आध्यात्मिक दृष्टिकोणों को या तो अनदेखा किया गया या उन्हें समस्या के रूप में दिखाया गया। यह वैचारिक नियंत्रण सरकारी संस्थाओं जैसे एनसर्ट,
ICHR और विश्वविद्यालयों के माध्यम से और मजबूत हुआ, खासकर 1970 और 1980 के दशकों में। 1982 में एनसर्ट की ओर से जारी दिशा निर्देशों ने इस प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया। इनका उद्देश्य सांप्रदायिकता को रोकना बताया गया, लेकिन हकीकत में इनसे एक सख्त मार्क्सवादी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा थोप दी गई। प्राचीन भारत की महान उपलब्धियों को बढ़ा-चढ़ाकर बताने से रोका गया, जिससे राष्ट्रीय गौरव को दबाया गया। गुप्त काल से स्वर्ण युग का दर्जा छीन लिया गया, जबकि यह काल विज्ञान, साहित्य और शासन व्यवस्था में अत्यंत समृद्ध था। औरंगजेब जैसे इस्लामी शासकों को धार्मिक कट्टरपंथी बताने की मनाही थी, चाहे उनके अपने लिखित दस्तावेज कुछ और कहते हों। हिंदू मुस्लिम संघर्ष को केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बताया गया, धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं को पूरी तरह भुला दिया गया। शिवाजी जैसे नायकों को सिर्फ क्षेत्रीय नेता बताया गया, उनके धर्म और सभ्यता रक्षक संघर्ष को कमतर कर दिया गया। इस सोच ने केवल इतिहास को न केवल तोड़ा मरोड़ा, बल्कि भारत की धार्मिक और सभ्यतागत स्मृति को सार्वजनिक जीवन से योजनाबद्ध ढंग से मिटाने की कोशिश की। इस वैचारिक वर्चस्व की आलोचना अरुण शौरी, एमिनेंट हिस्टोरियंस, 1998, मीनाक्षी जैन, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, 2021 और राजीव मल्होत्रा जैसे विद्वानों ने की है। इन्होंने बताया कि कैसे इस एकतरफा बौद्धिक माहौल ने वैकल्पिक दृष्टिकोण, जो धर्म और राष्ट्र की भारतीय समझ से जुड़े थे, को पूरी तरह किनारे कर दिया। अरुण शौरी ने विशेष रूप से यह उजागर किया कि कैसे शिक्षा और मीडिया के मंच वैचारिक युद्धभूमि बन गए, जहां वामपंथी इतिहासकारों ने राज्य के समर्थन का लाभ उठाकर विरोधी विचारों को बाहर कर दिया। इसके चलते शिक्षा और सूचना मंत्रालय जैसे संस्थान अब तटस्थ नहीं रह गए, बल्कि वे मार्क्सवादी विचारों के प्रचारक बन गए। 1975 से 1977 तक लागू आपातकाल ने इस वैचारिक केंद्रीकरण को और मजबूती दी। इंदिरा गांधी की सीधी सेंसरशिप और मीडिया पर सख्त नियंत्रण ने राज्य की विचारधारा को और अधिक बल दिया। अब मार्क्सवादी धर्मनिरपेक्ष सोच को केवल प्रोत्साहित ही नहीं, बल्कि जबरदस्ती लागू किया गया। जो बुद्धिजीवी, पत्रकार या शिक्षक इससे अलग सोच रखते थे, उन्हें सांप्रदायिक, पिछड़े विचारों वाला या और भी अपमानजनक संज्ञाएं देकर बदनाम किया गया। कॉनराड एल्स्ट और संक्रांत सानू जैसे विचारकों का मानना है कि यह दीर्घकालिक वैचारिक कब्जा भारत की सांस्कृतिक चेतना को गहराई तक नुकसान पहुंचा चुका है। पीढ़ियां ऐसी शिक्षा में पली बढ़ी जहां उन्हें यह सिखाया गया कि धर्म आधारित सोच पिछड़ी है और यूरोपीय विचारधाराएं ही प्रगतिशीलता की पहचान है। इस उल्टे गए दृष्टिकोण ने एक ऐसा समाज तैयार किया जो अपनी जड़ों से कटा हुआ है और बौद्धिक रूप से दूसरों पर निर्भर बना हुआ है। सोवियत प्रभाव। शीत युद्ध के दौर में भारत और सोवियत संघ के बीच बने घनिष्ठ संबंधों ने भारतीय संस्थानों में मार्क्सवादी विचारधारा के प्रसार में एक निर्णायक भूमिका निभाई। 1971 में हुई भारत सोवियत संधि केवल एक सामरिक समझौता नहीं थी, बल्कि यह एक व्यापक वैचारिक और सांस्कृतिक गठबंधन का प्रतीक बन गई। इस संधि के तहत भारत को रक्षा, भारी उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सोवियत समर्थन मिला, खासकर बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय, लेकिन इसके साथ ही भारत में सोवियत शैली के समाजवाद की बौद्धिक और सांस्कृतिक घुसपैठ की नींव भी पड़ी। इस साझेदारी के जरिए सोवियत सॉफ्ट पावर ने भारत के बौद्धिक और सांस्कृतिक जीवन में गहरी पैठ बनाई। सरकारी छात्रवृत्तियों के जरिए शुरू हुए शैक्षणिक आदान प्रदान कार्यक्रमों में भारतीय छात्रों, शिक्षकों और अधिकारियों को मास्को, लेनिनग्राद और अन्य सोवियत विश्वविद्यालयों में भेजा गया, जहां उन्हें बाकायदा मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारों की शिक्षा दी गई। भारत लौटने के बाद इन लोगों ने विश्वविद्यालयों, थिंक टैंकों और प्रशासनिक संस्थानों में प्रमुख पद संभाले और एक ऐसी वैचारिक सोच को संस्थागत स्वरूप दिया जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद,
वर्ग संघर्ष और ऐतिहासिक नियतिवाद जैसे सिद्धांतों पर आधारित थी। साहित्य और सिनेमा के जरिए भी सोवियत प्रभाव को गहराई से फैलाया गया। सोवियत किताबों और फिल्मों का हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर देश भर के पुस्तकालयों और बुकस्टोर्स में प्रसार किया गया। स्पुतनिक, मिशा और सोवियत लैंड जैसी पत्रिकाएं युवाओं में बेहद लोकप्रिय बनी। ये सिर्फ सूचना देने के साधन नहीं थी, बल्कि सोवियत विचारधारा को आकर्षक ढंग से पेश करने वाले सांस्कृतिक उपकरण थी। इन माध्यमों के जरिए एक ऐसा चित्र खींचा गया जिसमें सोवियत समाज को एक आदर्श, नास्तिक, श्रमिकाधारित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला राष्ट्र बताया गया, जहां इतिहास की दिशा तयशुदा थी और सर्वहारा वर्ग की जीत अनिवार्य मानी जाती थी। इस प्रभाव की पहुंच बच्चों के साहित्य तक भी पहुंच गई। सोवियत प्रेरित बाल पुस्तकों में पौराणिक कथाओं या धार्मिक प्रसंगों की जगह खेत, कारखाने और धर्मविहीन समाज की कहानियां दी जाने लगी। इन कहानियों ने बच्चों को आध्यात्मिकता की बजाय श्रम, उत्पादन और वर्गसंघ की दिशा में सोचने के लिए प्रशिक्षित किया। धीरे धीरे भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को भौतिकवादी सोच की ओर मोड़ा गया। पत्रकारिता और शिक्षा जगत ने भी इस वैचारिक प्रवाह को अपनाया। इतिहास, राजनीति और समाज पर मार्क्सवादी व्याख्या को मुख्यधारा बना दिया गया, जबकि भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक परंपराओं को पिछड़ा या सांप्रदायिक कहकर खारिज कर दिया गया। सोवियत संघ की तरह भारत में भी राज्य प्रायोजित विचार नियंत्रण को आदर्श माना गया, जिसे भारत के समाजवादी नेतृत्व ने न केवल सराहा, बल्कि सक्रिय रूप से लागू भी किया। इस मॉडल ने भारतीय नौकरशाही और शैक्षणिक संस्थानों में गहरी जड़ें जमा ली। 1980 के दशक तक यह प्रक्रिया इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि सोवियत सॉफ्ट पावर ने भारत की वैचारिक दिशा को निर्णायक रूप से बदल दिया। भारत को उसकी धार्मिक और सभ्यतागत जड़ों से काटकर एक नास्तिक समाजवादी सोच की ओर मोड़ दिया गया, जिसमें आधुनिकता का मतलब केवल उत्पादन, विज्ञान और वर्ग संघर्ष से जुड़ा हुआ था। यह परिवर्तन केवल एक अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ का परिणाम नहीं था, बल्कि इसने भारत की कई पीढ़ियों को यह सिखाया कि उन्हें अपने इतिहास, परंपरा और संस्कृति को कैसे देखना चाहिए। और वह नजरिया था धर्म से रहित, पश्चिम से प्रभावित और आत्मविरोध से ग्रस्त। बॉलीवुड मनोरंजन के माध्यम से सांस्कृतिक पुनर्रचना। स्वतंत्रता के बाद भारत में फिल्म उद्योग सबसे प्रभावशाली सांस्कृतिक ताकत बनकर उभरा। यह न सिर्फ मनोरंजन का साधन था, बल्कि जनमानस की सोच और सामूहिक चेतना को गहराई से प्रभावित करने वाला माध्यम बन गया। जल्दी ही इस मंच को नेहरूवादी और वामपंथी विचारधारा के अनुरूप एक विकृत, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। राष्ट्रीय एकता और सेक्युलरिज्म के नाम पर B.R. चोपड़ा, यश चोपड़ा और आगे चलकर आदित्य चोपड़ा व करण जौहर जैसे फिल्मकारों ने ऐसी भावनात्मक कहानियां प्रस्तुत कीं, जिनमें हिंदू प्रतीकों को नकारात्मक या हास्यपूर्ण रूप में दिखाया गया, जबकि इस्लामी संस्कृति को सुंदर, सहिष्णु और नैतिक दृष्टि से श्रेष्ठ बताया गया। 1959 की फिल्म धूल का फूल इस प्रवृत्ति की एक आरंभिक मिसाल बनी। इसमें एक मुस्लिम पात्र को एक बिखरे हुए समाज का नैतिक मार्गदर्शक दिखाया गया। उसका संवाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई, यह संदेश देता है कि सभी धार्मिक पहचानें बराबर हैं और उन्हें बदला जा सकता है। परोक्ष रूप से यह विचार भी पनपता है कि हिंदू परंपराएं समाज में अलगाव की जड़ हैं और प्रगति के लिए बाधक। 2004 की वीरज़ारा में एक हिंदू भारतीय पुरुष और एक पाकिस्तानी मुस्लिम महिला की प्रेम कहानी को शांति और मुलायम दिलों का प्रतीक बनाया गया, लेकिन इस कथा में न तो भारत-पाक विभाजन की ऐतिहासिक त्रासदी का कोई जिक्र है, न पाकिस्तान की हिंदू विरोधी वैचारिक नीतियों का,
और न ही वहां के अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों का कोई संकेत। 2023 की फिल्म पठान, जिसमें शाहरुख खान मुख्य भूमिका में है, इसी मानसिकता की आधुनिक कड़ी है। इसमें मुस्लिम पात्र को नायक और देश का रक्षक बताया गया है, जबकि हिंदू पहचान या तो पृष्ठभूमि में दबा दी गई है या नकारात्मक ढंग से पेश की गई है। इस्लामी प्रतीकों, नामों और सौंदर्य को भव्यता से दिखाया गया है, जबकि हिंदू प्रतीकों, परिधानों और रीति रिवाजों को या तो मजाक बनाया गया या असहिष्णुता से जोड़ा गया। यही प्रवृत्ति है जिसे विद्वान कॉनराड एल्स्ट सौंदर्य शास्त्रीय इस्लामीकरण, एस्थेटिक इस्लामाइजेशन, कहते हैं, जहां मुस्लिम पात्रों को सुरुचिपूर्ण, उदार और सजीव दिखाया जाता है, जबकि हिंदू पात्रों को, विशेषकर यदि वे धार्मिक या राष्ट्रवादी हों, तो कट्टर, अंधविश्वासी या मूर्ख बनाकर पेश किया जाता है। दशकों तक ऐसी फिल्मों ने भारतीय मानस में एक गहरा पक्षपात पैदा किया, जिससे आत्मविरोध, ऐतिहासिक भ्रम और सांस्कृतिक हीनता की भावना पैदा हुई। इस फिल्मी विचारधारा का सबसे बड़ा असर यह रहा कि एक प्रकार की विकृत धर्मनिरपेक्षता लोगों की सोच में गहराई से बैठ गई, जिसमें हिंदू पहचान को आक्रामकता और असहिष्णुता से जोड़ा गया और अल्पसंख्यक पहचान की राजनीति को उदारता और बहुलवाद का प्रतीक मान लिया गया। पीढ़ियों ने इन फिल्मों को सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि संस्कृति और नैतिकता का स्रोत मानकर देखा। नतीजतन, बॉलीवुड केवल एक मनोरंजन उद्योग नहीं रहा, बल्कि वह एक ऐसा ताकतवर सांस्कृतिक औजार बन गया जिसने भारतीय समाज को उसकी धार्मिक और सभ्यतागत जड़ों से काटने वाले मार्क्सवादी सेक्युलर एजेंडे को मजबूती से आगे बढ़ाया। एक सभ्यतागत पुनर्जागरण की ओर। भारत की उपनिवेश से मुक्ति अब भी अधूरी है। इसकी वजह सिर्फ प्रशासनिक या तकनीकी नहीं, बल्कि एक गहराई से जुड़ा हुआ बौद्धिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अभिजात्य वर्ग है, जिसने भारत की आत्मा को पश्चिमी विचारधाराओं से बदलने का काम किया है। नेहरू की यूरोपीय राज्य केंद्रित सोच, इंदिरा गांधी का कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन, वामपंथी इतिहास लेखन का प्रभुत्व और बॉलीवुड का सांस्कृतिक पक्षाघात, इन सब ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि भारत आज भी अपनी ही सभ्यतागत विरासत से दूर खड़ा रहे। सच्चा डीकॉलोनाइजेशन तभी संभव है जब भारत साहस और स्पष्टता के साथ अपनी जड़ों की ओर लौटे, अपनी भारतीय ज्ञान परंपराओं, सभ्यतागत दृष्टियों और ऐतिहासिक सच्चाइयों के साथ दोबारा जुड़ाव बनाए। इसके लिए जरूरी है शिक्षा प्रणाली में बुनियादी बदलाव, पाठ्य पुस्तकों की वैचारिक सफाई, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, नीति निर्माण में परंपरा सम्मत पुनर्संरेखण। ऐसे सभ्यतागत पुनर्जागरण, सिविलाइजेशनल रिनेसांस, के माध्यम से भारत न केवल एक आधुनिक राष्ट्र, बल्कि एक जागृत और आत्मनिर्भर सभ्यता के रूप में पुनः स्थापित हो सकता है।